बीएनएसएस के इस तीसरे दिन के रिवीजन सेशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। कुछ टेक्निकलिटी की वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी, आज तीसरा दिन है। हम इन 2-3 दिनों में क्या कर चुके हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने सेक्शन 1 से लगाकर सेक्शन 25 तक चीज़ों को देख लिया था, हमने चीज़ों को याद कर लिया था। उसके आगे हमको हमारी कहानी को आज बढ़ाना है और इसी के साथ हम पुराना वाला भी रिवीजन करेंगे। चलिए पहले पुराना वाला पार्ट को रिवाइज कर लेते और उसके बाद हम आगे आज नए सेक्शंस की ओर चलेंगे। पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंट्समेंट में फटाफट आपसे उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में जवाब को आप कमेंट में डाल देंगे। आपको बीएनएसएस के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, बीएनएसएस के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसका शॉर्ट टाइटल का ईयर, इसका शॉर्ट टाइटल, उसका ईयर, उसका एक्ट नंबर, जो जो आपको चीज़ें दिख रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पता होना चाहिए उसकी कमेंसमेंट डेट, आपको पता होना चाहिए उसकी इनेक्टमेंट डेट। ये सारे बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो सेक्शन 1 है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल की, बीएनएसएस 2023। वो बात करता है भैया आपके कमेंसमेंट की, जो कमेंट बॉक्स में आ जाएगा है ना, कौन सी तारीख है 2024 की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताना। और उसके बाद बात करता है वो एक्सटेंट की। तो केवल इसके 3 चैप्टर है, वो चैप्टर पूरे भारत में लागू है। बचा हुआ बीएनएसएस पूरे भारत में लागू है, छोड़कर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। तो असम के ट्राइबल एरियाज और नागालैंड में केवल और केवल 3 चैप्टर प्रभावी है, बाकी वहां की राज्य सरकारों के ऊपर है किस तरीके से वो उसको बनाती है। चलिए एक साथ यस है ना। शॉर्ट टाइटल बीएनएसएस 2023 सर, ईयर 2023 सर, एक्ट नंबर 46 सर, कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई 2024, इनेक्टमेंट 25 दिसंबर 2023। इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट डेट एक ही होती है, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर जो इसका एक्सटेंड वाला पार्ट है 9, 11 और 12, ये चैप्टर पूरे इंडिया पे लागू है। बाकी जो रिमेनिंग बाकी जो पूरा एक्ट है वो रिमेनिंग इंडिया पर ही एप्लीकेबल रहेगा। 9, 10, 11 नागालैंड और असम के ट्राइबल एरियाज फिर भी वो एप्लीकेबल माना जाएगा। मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा पहले दिन से प्रभावशाली है नागालैंड में और असम के ट्राइबल एरियाज में, और बाकी के जो बाकी सारे चैप्टर एक्सेप्ट 9, 11, 12। अच्छा, इन चैप्टर की खास बात क्या थी, ये चैप्टर बात करते थे प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शन की, ये बात करते हैं प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शन, ठीक है। वो हो गया। सेक्शन 2 में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो परिभाषा ए से लगाकर जेड तक की है। मैं फटाफट ए बी सी डी ई रिवाइज कर रहा हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। चलिए अल्फ़ाबेट मैंने सारा लिख लिए। चलिए अब मैं एक एक करके आपको भैया बताता हूँ और किस तरीके से मैंने याद करे उस तरीके से वो चीज़ें आपको भी याद हो सकती है। आपको केवल सुनना है और मेरे आगे आगे चलना है और आपको देखना है कि आपको भैया वो चीज़ें याद है या नहीं, ठीक है। ए से ऑडियो वीडियो, इसके साथ आपको पढ़ना चाहिए आई की परिभाषा, दोनों नई परिभाषा। एआई के ज़माने में बीएनएसएस में ए और आई नए इंट्रोड्यूस हुए। आई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की परिभाषा है, बी में आपकी भैया परिभाषा बेल की, सी में बेलेबल नॉन बेलेबल, डी में आपकी बेल बॉन्ड, ई में केवल बॉन्ड, एफ में चार्ज यानी फॉर्मल एक्यूजेशन, जी में आपका कॉग्निजेबल, ओ में आपका नॉन कॉग्निजेबल और एच में आपकी कंप्लेंट की वहाँ पर भैया परिभाषा है। जे में जस्टिस यानी हाईकोर्ट, के में इंक्वायरी, एल में इन्वेस्टिगेशन, एम में जुडिशियल प्रोसीडिंग, एम में लोकल जुरिक्शन, पी में नोटिफिकेशन, क्यू में ऑफेंस, आर में ओपीएस, एस में प्लेस, टी में पुलिस रिपोर्ट, यू में पुलिस स्टेशन, वी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डब्ल्यू में सब डिवीजन, एक्स में समन केस, वाई में याचिकाकर्ता विक्टिम और जेड में वारंट केस। ये सारी परिभाषाएं यहाँ पर केवल ट्रिक के माध्यम से मुझे याद है, मैंने किसी परिभाषा को रटा नहीं है। जो ट्रिक मैंने पहले दिन की क्लास में आपके साथ शेयर करी वो ट्रिक ही मेरे साथ है। जेड से जरूरत, वाई से याचिकाकर्ता, एक्स से एक्सक्यूज मी छोटे केसेस, डब्ल्यू में इसको आप डिवाइड कर पाते हो, वी में वॉइस ऑफ प्रोसिक्यूशन, यू में जहां से आप लेते हो यू टर्न, टी में तैयार पुलिस रिपोर्ट, टी में तैयार पुलिस रिपोर्ट, एस से स्पॉट एनी प्लेस
आर में यानी रियल टाइम ऑफिसर, क्यू में ऑफेंस क्यों किया, पी में फोन पे क्या आता है नोटिफिकेशन, ओ में जी ओ की हमने बनाई थी जोड़ी भैया, जी में गंभीर अपराध और ओ उसका जो जोड़ीदार है उसके अंदर नॉन गंभीर अपराध, एन के अंदर नियर मतलब लोकल, एम में मतलब मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग, एल में लिस्ट ऑफ एविडेंस, के में क्वायरी इंक्वायरी, जे में जस्टिस यानी हाई कोर्ट, आई में इंटरनेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एच में हेल्प यानी कंप्लेंट, जी में अगेन गंभीर अपराध कॉग्निजेबल, एफ में फॉर्मल एक्यूजेशन यानी चार्ज है, ई में आपका है भैया एकला व्यक्ति भरता है बॉन्ड, डी में दूसरा व्यक्ति भरता है बेल बॉन्ड, सी में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, सॉरी सी में बेलेबल नॉन बेलेबल, बी में बेल और ए में भैया आपका है ऑडियो वीडियो मीन्स। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। चलिए आगे की बात करते हैं। सेक्शन 3 किसकी बात करता है? सेक्शन 3, 4, 5 तीनों बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। 3 बात करता है, 3 को उल्टा कर दिया एम, ये बात करता है भैया प्रोसीजर क्या रहेगी, है ना, किसके लिए क्या रहेगी, और 5 बात करता है सेविंग क्लॉज की। ठीक है सर, ठीक है, इसके अंदर 2 है, पहला और दूसरा। पहला JMFC वर्सेस JMSC रहता है और बाद वाला EM वर्सेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहता है। इसका मतलब है कि जब कहीं पर केवल लिखा हो मजिस्ट्रेट तो वहां पर आपको क्या मानना है उसका फॉर्मूला सेक्शन 3 में दे रखा है। इसका जो बाद वाला पार्ट है वो महत्वपूर्ण है कि अगर सेंक्शन का, प्रोसिक्यूशन का, परमिशन का, विड्रॉ का मामला होगा तो वो EM करेगा और एविडेंस को लेने का, अप्रिशिएट करने का, जजमेंट देने का जो काम होगा पनिशमेंट वाला वो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट भैया करते हैं। 4 के अंदर भैया इसके अंदर 2 पॉइंट है। पहला वाला बोल रहा है कि BNS की सारी कार्रवाई BNSS की तरह की जाएगी, इसके सिवा कोई एक्ट होगा तो उसकी अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर होगी तो उसके तहत किया जाएगा। और 5वां भी आपका सेविंग क्लॉज कि बाकी सारे लोकल लॉ, स्पेशल लॉ जो भी बनते हैं वो सब BNSS को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस एक्ट के अंदर ऐसा कुछ लिखा रहता है कि हम भैया ओवरराइड करना चाहते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऐसा करके वो अगर लाइन लिखेंगे तो वहां पर BNSS को फॉलो नहीं करेंगे, बाकी वो जो पूरा प्रक्रिया फॉलो करेगा वो एक्ट वो BNSS को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल NDPS, एक्साइज, NIA, यहाँ पर इनकी अपनी खुद की प्रक्रिया भी है और ये BNSS को फॉलो भी करते हैं। जहां जहां पर BNSS को फॉलो करना है दे आर साइलेंट, जहां पर फॉलो नहीं करना है वो लिख देते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सारे मामले कंपाउंडेबल है, लेकिन BNSS के सारे मामले कंपाउंडेबल नहीं है। कंपाउंडेबल की लिस्ट है, पहली लिस्ट विदाउट द कंसेंट, बाद वाली विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, तो वो वहां पर एक लिस्ट है। लेकिन NIA में सारे ही मामले क्या है, कंपाउंडेबल। तो NIA की धारा 147 में लिखना पड़ा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा ये। हमारे इसमें तो सारे मामले क्या होंगे, कंपाउंडेबल। यानी जब आपको अलग चलना होता है ना तो आपको लाइन वो डिस्क्लेमर वो सेविंग क्लॉज का आपको इस्तेमाल वहां पर करना पड़ता है। चलिए वेरी गुड। इसके बाद आगे बनाते 6, 8, लाइट जा चुकी है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पर 21 टू द पावर 6, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, ये अपना एक अलग तरीका है लिखने का। जब आप अलग तरीके से चीज़ों को लिखते हो, अलग तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करते हो तो अब याद होना आसान हो जाता है। ठीक है, ये एक टेबल है, इसके जस्ट सामने ये एक और टेबल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन तीनों में क्या कॉमन है। ठीक है, और 6 के अंदर बात करता है भैया 2 प्रकार की कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट की बात यहाँ पर करता है, 21 में बात करता है ट्रायल कोर्ट की, दोनों को साथ में पढ़ता है। 7 में बात करता है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे बात करता है वो कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सेशन डिवीजन। यहाँ पर 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 10 में CJM और यहाँ पर उसका अपोजिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पर केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैंने आपको बताया था, चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सेपरेट उन्होंने सेक्शन वहाँ पर नहीं दिया। 11, 12, 13 यहाँ पर क्या क्या है भैया, सब है, लोकल जुडिक्शन है और स्पेशल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो स्पेशल मजिस्ट्रेट है ना, लोकल जुडिक्शन है और उनका सब है। मैंने आगे पीछे तो नहीं कर दिया भैया, हाँ पहले स्पेशल लोकल, ठीक है, हाँ स्पेशल लोकल और स्पेशल लोकल और सब ऑर्डिनेशन वो रहेगा। यहाँ पर भी स्पेशल लोकल और सब ऑर्डिनेशन। 18, 19, 20 बात करता है भैया पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसके अंदर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और नए जोड़े गए हैं असिस्टेंट
डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का नया जॉब, नई वैकेंसी भैया, नया पद बीएनएसएस की धारा 20 के अंदर है। बीएनएसएस की धारा 20 भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से गारंटेड आपको सवाल मिलने वाला है, गारंटेड सवाल यहाँ से क्या होगा भैया, बनने वाला है। इसके अंदर के कंटेंट का भी अपन रिवाइज करेंगे। हम पहले इंश्योर करेंगे कि पहले हमको सेक्शंस के इंडेक्स याद रहे, उसके बाद हम इंश्योर करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के बाद। फॉर एग्जांपल जब हम जाएंगे करीब करीब 100 सेक्शन के आसपास, उसके बाद रिवीजन मारेंगे इसके अंदर के कंटेंट का भी। चलिए 21 बात करता है भैया ट्रायल कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट में कौन सी कोर्ट आती है, हाई कोर्ट आ जाती है। और वहां पर क्रिमिनल कोर्ट में कौन सी कोर्ट आ जाती है, क्रिमिनल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट तो है बट वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, ठीक है। और हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो है बट वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट बड़ी कोर्ट है तो केवल क्रिमिनल बोलना ठीक नहीं है। 22 के अंदर 2 लोगों की बात है, हाई कोर्ट और सेशन के पावर की बात है। 23 के अंदर 3 की बात है, आखिरी में 3 JMFC SC और CJM की बात है। 4 में 1/4 की बात है और 5 में पनिशमेंट की बात है ना, सेंटेंस की बात है। इसको आप पढ़ोगे तो सेंटेंस की वहां पर बात करता है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं, उनके जवाब मुझे चाहिए क्योंकि परीक्षा में एज इट इज वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं वो क्या है, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप मुझे बताइए CJM की डिफॉल्ट ऑफ फाइन में इम्प्रिजमेंट पावर कितना है। इम्प्रिजमेंट पावर कितना है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मेरा एक और 2 ही सवाल है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1+ जहां पर ऑफेंस है वहां पर उसका मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दे सकता है, मैक्सिमम पनिशमेंट उसको वहां पर वो कितना दे सकते हैं। मुझे आप ये भैया दोनों का जवाब दे दीजिए, हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास यहां पर करेंगे। भैया CJM की इन डिफॉल्ट, CJM की जनरल पावर क्या है, जनरल पावर 7 साल है। 1 से अधिक मामलों में पावर हो जाती है डबल। 1 से अधिक मामलों में 7 × 2 = 14 ईयर्स है। पर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है फाइन के डिफॉल्ट में, जब फाइन नहीं भर पाता है उसके डिफॉल्ट में तो 1/4, तो CJM की पावर का 1/4, CJM की पावर क्या है, CJM की पावर है 7 ईयर्स, ठीक है। तो इंटू 1/4 आंसर आता है 21 महीने, 21 मंथ का आंसर मैं सुनना चाहता था, देखना चाहता था, क्या पता कितने बच्चों ने किया है ना। मुझे 1/3 1/4 नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली वो आंसर चाहिए जो परीक्षा में आपको भी टिक करना है। चलो फटाफट मेरे को आप JMFC का भी बता दो फाइन वाला, और JMSC का भी बता दीजिए। मुझे आप इन दोनों का बता दीजिए, इन दोनों का क्या रहेगा, ये दोनों फाइन के डिफॉल्ट में कितना इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं। JMFC और JMSC कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। इनकी पावर 3 ईयर्स का 1/4 और 1 ईयर का 1/4, 9 मंथ और 3 months are the respective answers of this question. I hope it is very very clear to you. चलिए आगे का कुछ मसला है 26 से लगाकर 34 तक का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज इसके कुछ याद करते हैं, कल उसके कुछ याद कर लेंगे। सीधा जाएंगे हम 35 से लगाकर 62 वाले में ना, वो भी आपको मैं फटाफट याद करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात यहां पर नहीं है। खैर 26, 27, 28 और 29 आज हम याद करेंगे। 26, 27, 28, 29 है ना। 30, 31, 32, 33, 34 कल करेंगे, नया चैप्टर है। आज अपन कंटिन्यू करेंगे भैया इसके बाद जो ये सबसे महत्वपूर्ण अरेस्ट ऑफ पर्सन वाले चैप्टर को अपन आज भैया जाने वाले हैं। तो 26, 27, 28, 29 इनको याद करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि इसके अंदर क्या बोला गया है। समझने के बाद चीजों को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले आप देख लो आपको याद हो रहा है क्या, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर मोड है, मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर है ना। उसके बाद वाले में उनकी पावर क्या है, 28 में उस पावर को विड्रॉ कर लिया गया है और 29 पावर ऑफ, ठीक है,
और ये काम का नहीं है बेसिकली, बट ये सक्सेसर वाला, ठीक है। ठीक है, अब इसको बिना समझे तो आप केवल देख पाओगे, इसको आप याद नहीं कर पाओगे, है ना, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात समझना, एक शब्द है गिव एंड टेक। क्या है? गिव एंड टेक। 26, 27 और 28, इसमें पावर देना है, इसमें पावर देना है, इसमें पावर लेना है। यह लिखा हुआ है मोड, किस तरीके से पावर दिया जाएगा, मोड। आप पावर किस तरीके से कॉन्फर करेंगे, आप पावर किस तरीके से देंगे। और यह लिखा हुआ है टेक, मतलब विड्रॉ लिखा हुआ है कि आप पावर को किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हो। तो एक जगह पावर को देना है और एक जगह पावर को लेना है, और इन दोनों के बीच क्या है, मैंने आपको पावर दिया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास पावर आ गया। 3 सेक्शन है, 26, 27 और 28, गिव एंड टेक। पहला सेक्शन पावर देने की बात करता है, दूसरे सेक्शन में पावर है, चूंकि दिया है तो आएगा, होल्ड तो रखो, आते से दे लोगे क्या, नहीं नहीं, पहले हम पावर देंगे 26 में, 27 में पावर रहेगा, 28 में हम उस पावर को भी वापस यहां पर ले लेंगे। विड्रॉल ऑफ पावर की बात करता है भी आपका सेक्शन 28, है ना। और 29 में न्यू जजेस की बात है, 29 एंड से वो न्यू जजेस की बात करता है। न्यू जजेस का मतलब सक्सेसर वाले जो जज होंगे उनकी वहां पर वो बात कर रहा है। आपको भी थोड़ा बहुत यहां पर हो गया होगा याद, ठीक है। 26, 27, 28, 26, 27, 28 और 29, इन 3 का एक क्लब बना लीजिए। वो आपका 21, 22, 23, 24, 25 खत्म होते ही 3 सेक्शन का एक क्लब है, गिव एंड टेक उसका नाम है, और न्यू जजेस वाली बात है, वो सक्सेसर वालों को पावर देने की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर का कंटेंट आप भले मत पढ़ना तो भी चल जाएगा, मैं बुरा नहीं मानने वाला हूं। चलिए 21 में क्या है भैया, ट्रायल कोर्ट है, 22 में 2 की पावर है, 23 में 3 की पावर है, 24 में 1/4 की बात है, 5 में सेंटेंस की बात है, मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर, पावर्स एंड विड्रॉ ऑफ पावर। 29 इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आप कर लेना, चूंकि रिवीजन में तो अपन एक एक चीज को भैया लेने वाले हैं। आ जाइए अगला चैप्टर, 4 सेक्शन छोड़ रहे, क्योंकि वो एकदम से आप बहुत डीप में स्टडी करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, केवल याद करना है। तो उसको अपन कल के इसमें कल 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 क्लास नहीं है भैया, कल टूर्नामेंट है ना, टीम उतारी लीगल होम के नाम से, तो वहां पर व्यस्तता रहेगी, तो कल मॉर्निंग सेशन में तो क्लास नहीं है, इवनिंग का आई विल लेट यू नो। चलिए अरेस्ट ऑफ पर्सन समझना, और ये भैया बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब यहां से रियल BNSS की शुरुआत हो जाती है। इंसान का अरेस्ट, फिर उसका सामान, फिर उसका वारंट, फिर दस्तावेजों को बुलाना, है ना, अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। हम समझते क्या है, 35 से लगाकर कहां तक है सर, 62 तक है, 35 से लगाकर 62 तक ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर दिया हुआ है। अब अपन एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो मैं लिख लेता हूं पहले, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 एंड 62, ये सारे सेक्शन है, इतने सारे सेक्शन है अरेस्ट ऑफ पर्सन को लेकर। अरेस्ट ऑफ पर्सन की जो यहाँ पर बात करते, लीगलों का टूर्नामेंट लाइव देखने को मिल सकता है क्या सर कहीं? आप वैसे तो मेरे हिसाब से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, होना ही चाहिए, जिस स्तर पर टूर्नामेंट कर रहे हैं। आई विल लेट यू नो, है ना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में, मतलब वो आपको रिप्लाई कर दूंगा, लिंक जो भी उनकी तरफ से डिजाइन होगी। क्योंकि अब तक का टूर्नामेंट जिस लेवल का रखा है कि मतलब प्रॉपर ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में हमको बुलाया गया, बिठाया गया, हमको पॉइंट्स दिए गए, हमने प्लेयर्स को परचेज किया, वहाँ पर टीम बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, प्रैक्टिस गेम 2 हो चुके हैं, है ना। जिस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा है, जो लेवल है उसका, उस लेवल को देख के तो पूरी उम्मीद है, पूरी आशंका है कि उसका लाइव स्ट्रीमिंग होगा।
अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बट मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ क्रिकेट का, है ना। शौकीन हूँ क्रिकेट का, जुझारू खिलाड़ी हूँ, जुनूनी खिलाड़ी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। अच्छा हूँ खिलाड़ी, खेल सकता हूँ, बहुत अच्छे नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, वरना अपन ये थोड़ी कर रहे होते, अपन खेल रहे होते ना, अपना वो रजत पाटीदार तो है ही, तो अपन भी धीरे से पकड़ लेते हाथ पाँव, है ना। पर आता ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता भैया। चलिए, अब आप समझना, देखो ये सब एक साथ इसलिए लिखे ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको चीजों को पढ़ने का जो तरीका है वो स्मार्ट होना चाहिए। सर स्मार्ट तरीका, हाँ स्मार्ट तरीका मतलब कंटेंट आपके सामने इस तरीके से खुलना चाहिए, है ना। ऐसे कंटेंट आप याद करोगे तो नहीं होगा। एक साथ पूरा चैप्टर खुले और आपको ध्यान रहे, एक साथ पूरा चैप्टर खुले और आपको ध्यान रहे, इस तरीके से अपने को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से अपने को चीजों को यहाँ पर भैया समझना है, ठीक है। इसका एक आखिरी सेक्शन है 62, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका BNSS पढ़ा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर टीच नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर केवल हम चीज़ों को याद करने के लिए बैठे, तो उसके लिए जितना हिस्सा आवश्यक है समझाने के लिए उतना हिस्सा मेरे द्वारा भैया समझाया जाएगा, ठीक है। 62 ये बोलता है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना। हालांकि सेक्शन को पढ़ के बहुत हंसी भी आती है ना। 62 किसी काम का सेक्शन नहीं है। वो बोलता है कि अच्छा, वो बोलता है कि जितनी बातें मैंने बताई उतनी सबको तुम ध्यान रखना। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द संहिता, जो हमने नियम कायदे कानून प्रिंसिपल बताए उसके हिसाब से अरेस्ट किया जाना चाहिए, पुलिस वालों के लिए है बेसिकली। अब मेरे को बताओ ये जो सेक्शन है कि फॉलो करना, जो फॉलो करने वाला सेक्शन है, फॉलो करना, ये सेक्शन लास्ट में होगा ना ऑब्वियसली। ऑब्वियसली सेक्शन पूरी रामायण बताने के बाद आखिर में क्या बोलेंगे कि तुमने पढ़ तो लिया है, अब इनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये जो है कि आप फॉलो करना, ये सबसे आखिरी में ही भैया बैठने वाला है, ये बीच में कहीं फिट होगा नहीं। कॉमन सेंस कहता है कि पहले सारी बातें बता दे और आखिरी में तो बोल दे कि फॉलो करना। तो पहले सारे सेक्शन लिखे गए होंगे, आखिरी का सेक्शन बनाया गया होगा कि इसको भी स्मार्टली यहां पर फॉलो करना। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अब ये जो सारे सेक्शन है किसके लिए, आदमी को पकड़ना है ना, आदमी को एक बार, आदमी को पहली बार पकड़ने के लिए सारे सेक्शन है, दूसरी बार पकड़ने के लिए नहीं है। सर क्या बोल रहे हो, हाँ मान लो पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो ये जो सारे जो पूरा चैप्टर है अरेस्ट ऑफ पर्सन का, ये उसको पहली बार पकड़ने की बात कर रहा है। हाँ सर बात तो ठीक है, पर मान लो भाग जाए तो सर वापस पकड़ लेंगे, तो इसका लिखा हुआ है क्या, नहीं इसका सर होना तो चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब 35 से लगाकर 60 तक में फर्स्ट टाइम आपको पकड़ने की बात बोली जा रही है, और 61 में आपको सेकंड टाइम पकड़ने की बात बोली जा रही है, और इसमें बोल दिया है कि कॉपी पेस्ट। सिक्सटी टू में आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मेरे को बताओ कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है क्या, कॉमन सेंस है ना कि सबको फॉलो करना लास्ट में आएगा, दूसरी बार पकड़ लेना पहला खत्म होगा तो आएगा। पहला खत्म कहां हुआ है, 60 पे जाके। 35 से 60 तक पहला प्रिंसिपल है, 35 से 60 तक के बुनियादी प्रिंसिपल है, बुनियादी सिद्धांत है। तो इसका मतलब अपन ने सर इसको दो भागों में, हाँ अपन ने इसको बांट दिया है। 35 से लगाकर 60 तक का पहला हिस्सा है, 61 अलग हिस्सा है, 62 अलग है। 62 बात करता है फॉलो करने की जो लास्ट में आना चाहिए, ये बात करता है सेकंड टाइम अरेस्ट की जो बाद में आना चाहिए, और ये बात करता है फर्स्ट टाइम अरेस्ट की। बताओ क्या दिक्कत है, मोटा मोटा समझ आया आपने को, कोई बात नहीं, याद नहीं हुए तो मैंने तो बोला भी नहीं आपको याद करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, स्वतः याद होने लगेगा, है ना। ऑब्जर्व करना है, याद नहीं करना है, याद करोगे तो भूल जाओगे, समझोगे सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो याद रहेगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, है ना, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये पूरा सीन आपके सामने बना रहे, ये पूरा फॉर्मेट आपके सामने बना रहे, ताकि आपके सामने लाइव आप खुद महसूस करेंगे कि चीज़ें आपको याद होने लगी है।
तीन और सेक्शन की कहानी है, 51, 52 और 53। अभी हमारे घेरे में है 51, 52 और 53। एक तो क्या है, नई पट्टी है, इस बात का ध्यान रखना। और ये बात करता है भैया 51, 52, 53 एग्जामिनेशन की। अब किसका एग्जामिनेशन? एक्यूज का, रेप एक्यूज का और अरेस्टेड पर्सन का। ठीक है, इन तीनों में क्या है? इन तीनों में मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में इन तीनों में दिया हुआ है। ठीक है सर, कैसे याद करना है? पहला कर दो इसको जनरल एक्यूज्ड, फिर स्पेशल एक्यूज्ड रेप वाला भैया, और तीसरा भैया अरेस्टेड पर्सन। सर ऑब्जेक्ट, शुरू के दोनों का ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जब हम जनरल एक्यूज की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं रेप एक्यूज की, तो यहां पर उद्देश्य है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जब हम बात करते हैं अरेस्टेड पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो वहां पर हमारा उद्देश्य यह है बेसिकली कि इसके साथ जेल में मारा कोटी ना हो। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, उसका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए और उसके बाद ही उसको भी कस्टडी में रखा जाए। ठीक है, तो आपके 51, 52, 53 भी अपन ने अभी याद कर लिए। अभी अपन आगे समझेंगे, ऐसा परेशान मत होइए आप, और घबराने की भी कोई बात नहीं है। हाँ चलिए, अब यहाँ पर ये 2 पेयर है और ये भी 2 पेयर है। मोटा मोटी पहले समझ ले क्या क्या चीज़ें, फिर और आसानी रहेगी। 47, 48 का एक पेयर है, 49 और 50 का एक पेयर है ना। ये सर्च करना है, और सर्च करने के बाद किसी व्यक्ति से आप सामान को सीज कर सकते हो। जब अरेस्टेड पर्सन को पकड़ा जाए, जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, तो पहले क्या किया जाएगा? पहले सर्च किया जाएगा, और 50 में उसको भी क्या किया जाएगा? उसको सीज, जो भी सामान उसके पास से निकला है उसे सीज कर लिया जाएगा। तो सर्च और सीज क्या है भैया? साथ में है। तीनों एग्जामिनेशन क्या है सर? साथ में है। गाइडलाइन आखिरी में है। सेकंड टाइम पकड़ने वाली बात 61 में दे रखी है। ऑब्जर्व करना है आपको, बिल्कुल याद नहीं करना है, याद आपको ऑटोमेटिक होने लगेगा। क्या कमेंट है भैया? सर जेल से निकलने के बाद भी नहीं, उसके बाद के एग्जामिनेशन इज नॉट मैंडेटरी। अगर कुछ होता है, जरूरत लगती है तो करा सकते हो, बाकी उस जब आप निकलते हो वहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जाते हो तो दिक्कत है कि आप जब जेल गए थे उसके पहले आपके हुलिया क्या था, आपके हालात क्या थे, आपकी परिस्थिति क्या थी, आपकी सिचुएशन क्या थी, और बाद में जब पुलिस ने मारा तो आप उसको प्रूव कर पाएंगे कि मैं गया तो ठीक था पर आया मैं लंगड़ा होकर, ऐसा आप वहां पर कह सकते हैं। चलिए, अब ये 2 है भैया, 47 और 48, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों अधिकारों की बात करता है कि उसको भैया ग्राउंड्स बताना कि उसे अरेस्ट किस आधार के ऊपर किया गया है, और उसके बाद क्या करना? उसके बाद आप बताना उसके परिवार को, नॉमिनेटेड पर्सन को आप इन्फॉर्म करना कि हमने अरेस्ट कर लिया है, हमने अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे। अभी केवल मैं ऊपर ऊपर से कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूं, याद कराने की गारंटी मेरी है। इस सेशन के अंत तक आपको सारे सेक्शन लगभग याद रहेंगे। 2-4 बार रिवीजन करोगे, कभी भूल नहीं पाओगे, है ना। हाँ चलिए, अब अपन कौन सा हिस्सा याद करें भैया? 40, 41, 42 कर लेते हैं ना। 40, 41 और 42 स्पेशल प्रावधान है। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, और मिलिट्री के प्रावधानों के बारे में वहां पर दिया। मिलिट्री पर्सन के बारे में बात करिए तो PM, प्राइवेट पर्सन, मजिस्ट्रेट, मैंने क्या लिखा हुआ है? MP लिखा हुआ है। PM, अच्छा प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ, ठीक है PM, हाँ ऐसे ही है। पहला PA 40, 41 में M है और 42 में PM में। 3 सेक्शन को मैंने यहाँ पर लिया है केवल, अभी 3 सेक्शन क्या भैया? पहले में देखो 3 लोगों के अरेस्ट की बात है, 2 लोग अरेस्ट कर सकते हैं और तीसरे को प्रोटेक्शन है। PM, P पहला सेक्शन, प्राइवेट पर्सन के अरेस्ट करने के पावर। M
दूसरा सेक्शन है यहाँ पर भैया, वो बात करता है मजिस्ट्रेट लोग कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है भैया प्रोटेक्शन टू आर्म्ड फोर्सेस, प्रोटेक्शन टू मिलिट्री, बेसिकली पीएम प्रोटेक्शन टू मिलिट्री। तो पी यानी प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर पाएगा, एम यानी मजिस्ट्रेट कब कर पाएगा, और पी एम इज द प्रोटेक्शन टू मिलिट्री। तो इन तीनों का भी मैंने एक पेयर भैया बना दिया है। अभी केवल हम पेयर बना रहे हैं चीजों का, ताकि भैया सुविधा रहे, ताकि चीजों को पढ़ने में आसानी रहे। चलिए, वेरी गुड। 43, 44, 45, 46, 43, 44, 45 और 46, इन चारों के अंदर भी एक रिलेशन है ना, जिस रिलेशन को अपने को यहाँ पर भैया समझना है। क्या है भैया, सबसे पहले आप अरेस्ट कैसे करेंगे, आपको गाइडलाइन दी है, अरेस्ट हाउ मेड। दूसरा है भैया सर्च करना है आपको, उसके बाद आपको पूरे देश में सर्च करना है। फिर आपको 46 है नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। देखो मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत करो आप, है ना, आपको पूरी लाइन से चीजें समझ में आएगी। अरेस्ट कैसे करना है, ऑब्वियसली आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट कैसे करना है। अरेस्ट करने के लिए आप कहाँ करोगे, आप घर में सर्च कर सकते हो, घर में ना मिले तो आप पूरे देश में सर्च कर लेना, मिल ही जाएगा। अरेस्ट कैसे करना है पहले बताएंगे, फिर घर में सर्च करना, घर में नहीं मिले उसके तो फिर उसका पूरा देश सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसको पकड़ लो, आप इतना सर्च कर दो, अरेस्ट का चैप्टर है, जब आप उसको पकड़ लो तो उसको अननेसेसरी रेस्ट्रेंट मत करना, उसको बहुत जोर से मत पकड़ना, इतना पकड़ना कि वो भाग नहीं जाए। अच्छा, इसके बाद पहला काम क्या होगा, मान लो पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, तो पहला काम है उसको इन्फॉर्म करना कि हमने तेरे को पकड़ा क्यों है। दूसरा काम है इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना कि हमने इसको पकड़ लिया है, ऑब्वियसली। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सर्च करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सर सीज करेंगे। अरे सर तो पूरी कहानी हो गई है ना, बता रहा हूं मैं। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, देखो कहानी हुई है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप बिल्कुल सिंपल सी बात ध्यान रखो, एक एक सीन अपने दिमाग में बनाना बस आप, है ना। पहला क्या है, अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे करेंगे, सिंपल सिद्धांत सबसे पहले है वो। उसके बाद क्या करेंगे भैया, घर में करेंगे सर्च, फिर करेंगे सर्च देश में, पकड़ा जाएगा तो उसको अननेसेसरी आपको रेस्ट्रेंट नहीं करना है, क्योंकि है ना। तो इन तीनों में सर्च की बात है, यहां पर व्यक्ति पकड़ा जा चुका है। अब पकड़ाने के बाद क्या होगा, पकड़ाने के बाद उसको इन्फॉर्म करो उसके ग्राउंड्स, और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो कि हमने इसको अरेस्ट कर लिया है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण काम है, जरूरी है, पहले ये होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उसको सर्च कर लो भैया, आपको उसको रखना है कस्टडी में तो, और उसके पास से कोई हथियार मिले तो उसको सीज कर लो। नहीं, मेरे को बताओ आप कि क्या सीज पहले होगा कि सर्च पहले होगा। सर सर्च फिर याद मत करो, समझो, सर्च पहले होगा, सर्च करने के बाद ही क्या होगा, सीज होगा। अच्छा, इन दोनों के पहले आपको बताना है भैया, मतलब किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस पहले सर्च करेगी, नहीं, पहले आप उसको बताओ उसके अधिकार। भैया कौन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आर्टिकल 22, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो भैया क्या करेंगे, हवन। अरे यार कौन बोला हवन करेंगे, हवन करेंगे नहीं, हवन नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे भैया तो उसको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद किसको इन्फॉर्म करेंगे, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे। इसको जिसको अरेस्ट किया है, इसको तो अपने को क्या करना है, इसको अपने को इसके ग्राउंड्स बताने हैं, और उसके घर वालों को बताने की कौन से मैदान में इसको हमने खड़ा कर रखा है, किस ग्राउंड पे इसको हम लेकर आए, इसको कहां पर अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो अरेस्ट करना है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वो अरेस्ट हो रहा है, यहां पर अरेस्ट वो हो रहा है। लेकिन सेक्शन क्या बोल रहा है कि अरेस्ट करो पर जोर से मत करो, अरेस्ट करो बट आप क्या करो, बहुत जोर से अरेस्ट मत करो, अरेस्ट करो आप, वेरी गुड, है ना।
तो ठीक है, इसका मतलब सर एक सेक्शन है जो बोलता है कि अरेस्ट करो, बट जोर से मत करो। फिर एक बोलता है कि भैया अरेस्ट करने के बाद उसको इन्फॉर्म करो, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो, फिर उसको सर्च करो, फिर उसको सीज करो, है ना। उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के 3 सेक्शन, जनरल एक्यूज्ड, रेप एक्यूज्ड और अरेस्टेड पर्सन। तो मेरे को बताओ ना दिक्कत क्या है। 43, अरे 2 मिनट, नहीं 46 में ये, इसके पहले अपने को वो निकालने हैं 43, 44 और 45। अरेस्ट हाउ मेड, कैसे करना है, घर में सर्च करो, घर में नहीं मिले तो पूरे देश में आप सर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पूरी जोड़ी, ये पूरी लाइन आपको याद नहीं हो रही होगी? हो रही होगी। अब आप नहीं मानो वो अलग बात है, बट आपको धीरे धीरे कुछ तो समझ आने लगा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, 550 सेक्शन की केवल BNSS की कहानी है। BNS अपन एडीपी की क्लास में याद कर रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी 50 तक हम रिवीजन करते करते आ गए हैं, और बाकी माइनर तो चल ही रहे हैं। तो भैया रिवीजन में आपको शांति से करना है, बहुत हाई बाप, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से कोई काम नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं होगी। शांति से, धीरे से, स्लोली स्लोली उसको खून में उतारते हुए, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हुए करेंगे तो आपको लंबा याद रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 100 सेक्शन तक मेरे साथ चलो, उसके बाद आप तय कर लेना कि आपका तरीका ठीक था, हमारा तरीका ठीक था। एक आप रट लेना 100 और एक आप हमारे साथ समझ लेना, आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा। खैर, वो 3 सेक्शन थे उधर सर, पी, एम और पी और एम, ठीक है। उन 3 सेक्शन के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, है ना। कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। उसके बाद ये 8 सेक्शन है उसके अलग, ये 8 सेक्शन का अलग परिवार है। उसके बाद 51, 52 और 53 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। और ये भैया अरेस्ट, अच्छा अरेस्ट को भी आप समझना लॉजिक क्या है। अरेस्ट कौन कौन करेगा सर? अरेस्ट या तो पुलिस करेगा सर, या प्राइवेट पर्सन करेगा, या सर मजिस्ट्रेट करेगा, और एक्सेप्शन किया है। ये 4 पॉइंट का कंसेप्ट है। अरेस्ट ऑफ पर्सन के चैप्टर में, अरेस्ट ऑफ पर्सन के मामले में एक क्या है, एक अरेस्ट उसको अपने को कौन करेगा पहले, फिर एक्सेप्शन। तो अरेस्ट पुलिस करेगा, पुलिस का सेक्शन है 35, 36, 37, 38 और 39। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा सेक्शन अगला 40, मजिस्ट्रेट 41, और एक्सेप्शन यानी ये आपका प्रोटेक्शन टू मिलिट्री है, ये आपका पी है, ये आपका एम है, और ये आपका पुलिस है। तो भैया पुलिस मेन अथॉरिटी है यार, तो पुलिस के सेक्शन अगर ज्यादा हो गए तो क्या दिक्कत है यार? मतलब अरेस्ट ऑफ पर्सन में जो मेन काम अरेस्ट करने का किसका है, वो सर पुलिस। तो भैया पुलिस के सेक्शन, हाँ सर पुलिस के सेक्शन ज्यादा, ठीक है, बस ऐसे समझना शुरू कर दो, है ना। प्राइवेट पर्सन ठीक है, कभी कभी काम आ जाए, मजिस्ट्रेट ठीक है भैया, कभी कभी काम आ जाए तो आ जाए, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो जीरो था उसको क्या बना दिया, हीरो बना दिया। जीरो कौन? अरे आम आदमी जीरो ही तो है पावर्स को लेकर, तो उस जीरो में उसको क्या बना दिया, उसको हीरो बना दिया सर, ठीक है भैया। तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट, तो प्राइवेट पर्सन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो से क्या बन गया, वो हीरो बन गया। वाह यार सर, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है ना। हाँ, यहाँ पर भैया इनको दिया गया है प्रोटेक्शन 42 में सेना के लोगों को, और 41 में भैया जो फर्स्ट क्लास लोग है ना, आप जीरो क्लास है, 40 का ये बात करता है आप जीरो क्लास लोगे, और 41 का आप फर्स्ट क्लास लोगे, फर्स्ट क्लास लोग। और सर ये भी बढ़िया हो गया, 40 में जीरो क्लास, 41 में फर्स्ट क्लास। हाँ सर हमको तो याद हो रहा है। और 42 में क्या है सर, एक्सेप्शन आपने बताया था, PM और PM। हाँ सर याद तो हो गया है सर, वो शुरू के याद नहीं हुए, अरे भैया करवा रहे ना 35। अब 5 सेक्शन किसके भैया,
5 सेक्शन है। पुलिस जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसके भी 5 सेक्शन वहां पर दे रखे। अब आप एक बात समझना, 5 सेक्शन में जो पहला और आखिरी सेक्शन है उसको समझो आप। 5 में भी ये पहला कॉग्निजेबल का है और आखिरी वाला नॉन कॉग्निजेबल का है। वाह यार सर, बहुत जोरदार। मतलब आपने पहले बताया कि 5 पुलिस के, एक प्राइवेट का, एक मजिस्ट्रेट का। अब आपने उन 5 को भी ब्रेक करके बोला कि उसके अंदर पहला सबसे गंभीर अपराध है और सबसे आखिरी वाला सबसे छोटा है, नॉन कॉग्निजेबल इसका ऑफेंस है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 36, 37 और 38 पे आ जाइए। 8 में एडवोकेट लोगों की बात बोली है कि आपको आपकी पसंद का एडवोकेट भैया वहां पर वकील मिलेगा, आप उससे भैया पैरवी करवा लेना। ठीक है, और कंट्रोल रूम है, पहला है। ठीक है, पहला कॉग्निजेबल है, आपको याद है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला नॉन कॉग्निजेबल है, आपको मैं समझा चुका हूं। और 36 में 6 को पी करना तो प्रोसीजर कैसी रहेगी। और 37 में 2 मिनट, इसका पुलिस कंट्रोल रूम है, हालांकि इसकी हेडिंग बहुत गलत दे रखी है उन्होंने। इट इज बेसिकली कंट्रोल रूम। मैंने कहीं पर कुछ लिखा हुआ है क्या? ठीक है, एस से 7 का एस से सिलेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स। हेडिंग क्या है इसकी? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स, है ना। जो इसकी रियल हेडिंग होना चाहिए कंट्रोल रूम। सर हो गया कंफ्यूजन? अरे कोई दिक्कत नहीं है। 35, 36, 37, 38 और 39 कितना याद रह गया सर? ये कॉग्निजेबल, ये नॉन कॉग्निजेबल, इतना हुआ ना। कोई बात नहीं, बधाई हो। आज इतना ही करना, बाकी कल कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। इतना हो गया ना, बस बेटा कोई बात नहीं। ये सर एडवोकेट का कुछ याद आ रहा है? हाँ, एडवोकेट का 38 का एडवोकेट कर ले तो भी तेरा बहुत कुछ काम हो जाएगा, उसकी चॉइस का होना चाहिए। सर ये 2 सेक्शन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। 36 और 37 प्रक्रिया है। 36 बात करता है भैया प्रक्रिया की, कि किस तरीके से प्रोसीजर भैया होगा। तो इस 6 को पी कर लेगा तू ऐसा घुमा के तो प्रोसीजर हो जाएगा। सीख जाओगे मेरे साथ, ये करोगे अभी आज तो आप। और 37 में वो स्पेशल या स्पेसिफिक या सिलेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बोल रखा है। बेसिकली वो कंट्रोल रूम के बारे में बात कर रहा है। चलो थोड़ा बहुत याद होगा, है ना। एक सेकंड, हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इतना मैंने आपको याद करवा दिया है। एक बार स्क्रीन की तरफ देखना और खुद से कोशिश करना कि कितने चीजें आपको याद रही। आराम से एक बार आप देखिए इसको स्क्रीन के ऊपर। केवल मैंने नंबर लिखे, बट मैंने बहुत खूबसूरती के साथ लिखे कि आपको चीजें स्वतः और स्वयं याद होना शुरू हो जाए। चलिए वेरी गुड, मैं आपके साथ कोशिश कर लेता हूं। ये 3 आपके एग्जामिनेशन वाले हैं, जनरल एक्यूज्ड, रेप एक्यूज्ड और अरेस्टेड पर्सन। इनका मेडिकल का एग्जामिनेशन। दूसरी बार अरेस्ट करना हो, भाग गया हो, एस्केप वाला, और यहाँ पर भैया स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसकी बात वहाँ पर बोल रखी है। ठीक है सर। सर ये 0% अरेस्ट कर सकता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, और 2 में भैया इनको एक्सेप्शन दो, 42 2 में एक्सेप्शन दो। मतलब ये प्राइवेट पर्सन, ये मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन टू मिलिट्री, ये कॉग्निजेबल सर
ये सर नॉन कॉग्निजेबल, सर ये एडवोकेट, ये स्पेशल पुलिस, और ये प्रोसीजर अरेस्ट करने की। सर 43 में अरेस्ट हाउ मेड से शुरू करेंगे, उसके घर में अरेस्ट करेंगे, नहीं मिलेगा तो पूरी इंडिया में अरेस्ट करेंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे, पर जोर से अरेस्ट मत करना भैया। अरेस्ट करने के बाद उसको इन्फॉर्म करेंगे, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे, उसको सर्च करेंगे और उसका फिर सीज कर लेंगे जो भी सामान उससे प्राप्त होगा। इस तरीके से भैया, मेरे को नहीं पता आपको कितना याद हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा भरोसा बढ़ा देना अपने टीचर के प्रति कि सर जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, एक बार में याद करने का प्रयास मत करना। अपना उद्देश्य होना चाहिए कि हम कल की जो स्थिति थी या आज सुबह जो हम उठे थे, हम 4 घंटे बाद कुछ बेहतर इंसान बने, कुछ बेहतर डेवलपमेंट हमारे अंदर हुआ है। आज डेवलपमेंट हुआ है, कल भी डेवलपमेंट होगा। छोटे छोटी चीज़ों से ही जिंदगी बदलने वाली है, तो हमेशा छोटे छोटे ग्राफ पर ध्यान देना। एक साथ बड़ा जंप मारना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे और रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाओगे, चीज़ों को याद करोगे तो बहुत अच्छा भी आपको रिजल्ट वहां पर मिलने वाला है। सर आपका ट्रिक बेस्ट है, याद हो रहा है, पूरा याद हो गया, मुझे लगा नहीं होगा बट अब हो गया है, याद हो गया। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाहता था कि अपने को रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कौन और क्या इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। चलिए क्या बच गया भैया, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। अच्छा 61 और 62 अपन कर चुके हैं। चलो लास्ट वाला सेक्शन क्या होना चाहिए, बेस्ट ट्रिक ऑफ द वर्ल्ड हो गया। चलो वेरी गुड, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ट्रिक बेस्ट है, बहुत से अपने को इससे मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। देखो ट्रिक कैसी भी हो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपके अंदर कोई ट्रिक बनाना मेरे से बेहतर बना लेना। इंपॉर्टेंट कि अपने को चीजें याद होना चाहिए, चीजें अपने को कंठस्थ होना चाहिए। एकदम रट्टू तोते वाले में क्या होगा कि फिर भूलना शुरू कर दोगे, यहाँ आप कम से कम ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया में हो। चलिए ठीक है, ये तो लास्ट के 2 सेक्शन है ना, ध्यान देना। ये लास्ट में था सेकंड टाइम अरेस्ट, हाँ सर आपने बताया था। ये लास्ट में था गाइडलाइन, ठीक है सर आपने बताया था, याद हो गया सर। इधर जब हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं फाइनली, तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा भैया, हमको उसको कैसे छोड़ना है उसके बारे में नहीं बताओगे क्या, मुझे बताओ। किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, पकड़ने की प्रक्रिया तो है, उस प्रक्रिया में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी जाएगी, वो क्या है कि आपको भैया उसको रिलीज कैसे करना है। तो फिर बोला कि जब आप किसी व्यक्ति को एक बार पकड़ लेते हो, उसको बेल में या बॉन्ड में या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट में उसको छोड़ देना। तो लास्ट वाला सेक्शन क्या है कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद कब रिलीज करेंगे, कब उसको रिलीज किया जाएगा। तो ये वाली जो बात है कि अरेस्ट के बाद किसी व्यक्ति को रिलीज कब किया जाएगा, ये कब बताओगे, लास्ट में ना, जब पहली बार के अरेस्ट के सारे प्रिंसिपल 35 से लगाकर 60 के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो उसका आखिरी सेक्शन क्या होना चाहिए, उसका आखिरी सेक्शन 60वां ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति को छोड़ा कैसे जाएगा। जैसे वो चक्रव्यूह में घुसने की विधि होती है, बाहर आने की भी होती है ना विधि, तो इतने सारे प्रावधान उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के आपने बना दिए। अरे ये भी तो बताओ कि वो बाहर कैसे आएगा, बाहर आने का उसको भी रास्ता क्या है। तो वो ओ से आउटसाइड वो कैसे भैया आएगा, आउटसाइड कैसे भैया वो आएगा, हमको ये भी तो बताया जाए। आउटसाइड वो व्यक्ति कैसे आएगा हमको ये भी बताया जाए। लास्ट वाला बता रहा है, लास्ट किसका भैया, हम पढ़ रहे हैं अभी 35 से लगाकर 60 तक का पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम अरेस्ट का पढ़ रहे हैं अपन। ये 2 को तो अपन ने जात बार कर दिया वैसे ही। तो फर्स्ट टाइम अरेस्ट का जो लास्ट वाला होगा वो क्या बोलेगा कि उसको भैया बाहर कैसे किया जाएगा, वो वहां पर भैया बताया गया। चलो वेरी गुड। उसके बाद आप आ जाइए भैया 59 के ऊपर, ठीक है। आप जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हो तो आपको इन्फॉर्म करना है, किसको, 9 का उल्टा करेंगे डीएम को आपको इन्फॉर्म भी करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको बताना है कि आपने किस किस व्यक्ति को भैया गिरफ्तार करा है, सारी डिटेल्स आपको उस व्यक्ति को वहां पर भैया देना है। देखो कोर्टों को, जुडिशरी को तो पता चलेगा, पुलिस घेर घार के लाएगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो लोग होते हैं जिनका काम होता है भैया प्रोटेक्शन देना, प्रिवेंशन करना, क्राइम का अपराध ना हो, ठीक है। तो उनको भैया आपको खबर, मतलब प्रशासन को
खबर होना चाहिए, स्टेट को, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को खबर होना चाहिए कि आज मेरे राज्य में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये डाटा कैसे जाएगा, ये डाटा सारे पुलिस वाले डीएम को देंगे और वो डीएम सारा डाटा भोपाल भेजेगा, अपने राजधानी भेजेगा, और वहां पर शाम को मंत्रालय को चलेगा पता कि आज इतने लोगों की भैया गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। तो उसका लास्ट सेक्शन है वो उसी तरीके का क्या होगा भैया, उसी तरीके का वो सेक्शन वहां पर होगा। तो 59 में क्या है भैया, डीएम को इन्फॉर्म करने वाला है। तो अपन आप आखिरी के समझो, आखिरी 62 मतलब क्या है भैया, फॉलो करना गाइडलाइन। 61 क्या है, दूसरी बार अरेस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या, उसको कैसे छोड़ोगे, और उसके पहले क्या है कि अरेस्ट करने के बाद आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, आप एक और बात समझो, आप मान लो आपने अरेस्ट कर लिया, किसके पास आप ले जाओगे, डीएम के पास, मजिस्ट्रेट्स के पास, और पुलिस मतलब सीनियर पुलिस के पास। जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हो तो आपको उसको भैया इन लोगों के पास ले जाना है, मतलब इसके पास ले जाना है या इसके पास, और इनको इन्फॉर्म करना है। इनके पास ले नहीं जाना है, इनको क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका टीआई, यहाँ पर आपका मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर आपका भैया डीएम। टीआई इस पुलिस विभाग, मजिस्ट्रेट इस जुडिशरी विभाग, और डीएम इज एग्जीक्यूटिव विभाग। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। तो 57 में हम क्या करते हैं, 57 में कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे भी कहां पर लेके जाएगा, वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएगा अल्टीमेटली, या ले जाएगा वो मजिस्ट्रेट के पास, है ना, दो तीन ऑप्शन है। और टोटल नंबर ऑफ 24 आवर से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के आपको किसी व्यक्ति को रखना नहीं है। तो 58 में क्या है, 24 आवर से ज्यादा किसी व्यक्ति के पास आपको रखना नहीं है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखो कि जो आखिरी के 3 सेक्शन है वो फाइनली किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद क्या करना है। एक, इन्फॉर्म करना है उनके अरेस्ट के बारे में। एक इन्फॉर्मेशन भैया कौन सी है, वो परिवार वाला इन्फॉर्मेशन है ना, वो कहां पर है भैया, परिवार वाला इन्फॉर्मेशन 48 में है, ठीक है। 58 में क्या है, 24 घंटे रख सकते हो अपने पास बिना परमिशन के। और 57 क्या है भैया, वो जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो वो उसको कहां पर लेकर जाएगा, ठीक है। हो जाएगा यार, चिंता मत करो। 56 में हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना है। आप 56 इंच का सीना कब बनेगा, जब आपको 56 भोग लगाए जाएंगे। जब आपको 56 भोग लगाए जाएंगे तो आपकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान आप स्वयं रख पाएंगे। तो 56 में भैया हेल्थ और सेफ्टी के बारे में 56 में दे रखा है, 56 इंच का सीना बनने के लिए हेल्थ और सेफ्टी आपकी दोनों भैया होना चाहिए। चलो 55 में क्या है भैया, प्रोसीजर है, सीनियर से मामला कहाँ जाएगा, जूनियर को जाएगा। सब ऑर्डिनेट, सीनियर टू मामला जूनियर जाएगा, मामले का ट्रांसफर किया जाएगा। और 54 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड है। 54 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन परेड है बेसिकली। और 55 में क्या है, सीनियर से मामला सब ऑर्डिनेट को जाता है। ये भी 5 है और ये भी 5 है। हाँ सर 55 हो गया है। तो सर ये क्या है, हाँ अपन ने 5 को एस बनाया और एस से बना दिया सीनियर, इसको अपन ने एस बनाया और क्या बना दिया, सब ऑर्डिनेट। तो यहां पर सीनियर अपने सब ऑर्डिनेट को अरेस्ट करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो 55 में क्या होगा भैया, वो जूनियर को वो फाइल दे देगा। एंड 54 इज आइडेंटिफिकेशन परेड, वो कौन है भैया, उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए कि वो व्यक्ति कौन है। 54 में 4 में FOR, फॉर क्या, फॉर मतलब उसकी पहचान करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड को किया जाता है। वो कैसा है, क्या है, उसका हुलिया क्या था, है ना, उस तरीके की चीज़ों को वहाँ पर किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में कहाँ पर दे रखा है भैया, 54 के अंदर दे रखा है। चलिए, मुझे नहीं पता कितना याद हुआ है, लास्ट ट्राई करते, फिर बाद की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और नहीं 56 भी अलग ही आएगा, वेट 56,
57, 58, 59, 60, 61 और 62। देखिए एक बार आप स्क्रीन के ऊपर कितने आपको याद हो गए, फिर मैं एक लास्ट रिवीजन का राउंड लूंगा। चलो लास्ट राउंड ऑफ रिवीजन, फिर सेशन को करेंगे अपन समाप्ति। ठीक है सर, 56 इंच का सीना, 56 बोग, हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है। सर 55 में ये सीनियर टू सबऑर्डिनेट 55। 54 में सर आइडेंटिफिकेशन परेड, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, रेप अलग एग्जामिनेशन, अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन। सर यहाँ पर आउट कैसे होगा, वो रिलीज कैसे करेंगे। 61 में सर स्केप करने वालों को पकड़ेंगे। 62 में आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है बेसिकली। सर 40 में 0% को बना देंगे हीरो, प्राइवेट पर्सन, मैजिस्ट्रेट और सर ये प्रोटेक्शन टू मिलिट्री। सर अरेस्ट हाउ मेड, घर में अरेस्ट, भारत में अरेस्ट, पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद इन्फॉर्म कर देंगे, घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे, सर्च कर लेंगे, सीज कर लेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल, कंट्रोल रूम, प्रोसीजर, एडवोकेट, डीएम को बताना है, 24 घंटे में ले जाना है मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस वाले को देना है भी उस व्यक्ति को। ठीक है, वाह हमने इस तरीके से बहुत शानदार तरीके से, है ना, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हाँ अपने बारे में, हाँ हाँ बस कोशिश करिए। देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। आपको 2-3 सेशंस और लगेंगे, उसके बाद आपको सेक्शन 1 से लगाकर 100 तक का BNSS आपको आसान लगने लगेगा। आसान नहीं, बहुत आसान लगने लगेगा। शांति पूर्वक और धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए आप इस वक्त को नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम को भी ये वक्त आपका दे सकते थे, बट आपने वक्त मुझे देना ठीक समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ADPO से लगाकर जुडिशरी सारी क्लासेस अवेलेबल है, लीगलोम प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ADPO का फाउंडेशन क्लब भी है, 1 रुपये में बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी है, बहुत सारी डेमो क्लासेस भी है। कहीं पर भी किसी भी तरीके से जुड़ सकते हो, अगर लगता है कि जुड़ने से हमें लाभ होगा, हमें फ़ायदा होगा। यूट्यूब पर डेमो के रूप में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन जो 200% के जो इफ़र्ट्स है वो डेफिनेटली पेड बैचेस में ही लगाए जाते हैं। वो ताकत और वो रिवीजन, जैसे यहाँ पर केवल BNSS को ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको BS से भी करना हो, BNS भी करना हो, बाकी माइनर भी करना हो, बाकी को समझना भी हो, MP GK पर भी फोकस करना हो, टेस्ट सीरीज चाहिए, बहुत सारी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अप्लीकेबल है भैया हमारे कोर्स में। तो हमसे भैया जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।